गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। इन द बिगिनिंग एम हेमल emerged a very strict teacher who always keeps a ruler in his hand। शुरू में एम हेमल बहुत ही सख्त टीचर उभर कर सामने आते हैं जो हमेशा अपने हाथ में एक रूलर रखते हैं, छड़ी रखते हैं। ही सीम्स टू बी ए टिपिकल हार्ड टास्क मास्टर। ऐसा लगता है काफ़ी वो टिपिकल हार्ड टास्क मास्टर हैं। बट व्हेन ही टीचेज हिज लास्ट लेसन, जब वह अपना अंतिम लेसन पढ़ाते हैं, द सेंसिटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग टीचर विद इन हिम कम्स आउट। तो उनके अंदर का जो सेंसिटिव और थॉट प्रोवोकिंग जो अध्यापक होता है वो बाहर प्रकट होता है, बाहर आता है। ही इज़ ए ग्रेट पैट्रियट, एक महान देशभक्त हैं। एंड वांट्स हिज स्टूडेंट्स, और चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी और जो कंट्रीमैन हैं टू बी प्राउड ऑफ देयर नेशन, उन्हें अपने राष्ट्र पर गर्व हो, अपनी भाषा पर गर्व हो। एम हेमल टीचेज इवन हिज लास्ट लेसन विद ग्रेट पेशेंस। एम हेमल एक बड़ी पेशेंस से, धैर्य से उस अंतिम पाठ को पढ़ाते हैं। टू सम अप, संक्षेप में हम कहें, एम हेमल इज ए परफेक्ट टीचर, एक परफेक्ट टीचर है। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था? तो देखिए, पर्सिया हैड टेकन ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, अल्सास एंड लोरेन इन द वॉर। पर्सिया ने युद्ध के अंदर फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अल्सास और लोरेन, उन पे अधिकार कर लिया होता है। देयर केम एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से एक आदेश आया कि ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स। यानी जो दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, यह आदेश आया था। हु वॉज वाक्टर, वाई डिड ही कॉल आफ्टर फ्रेंच। वाक्टर कौन था, उसने फ्रेंच को क्यों पुकारा? वाक्टर वॉज ए ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था वाक्टर नाम का। एज फ्रेंच वॉज हरिंग टू स्कूल, जब वह जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा होता फ्रेंच, ही कॉल्ड आफ्टर हिम नॉट टू रन सो फास्ट एज ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट टू स्कूल। उसने कहा कि इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ, स्कूल जाने में बहुत सारा समय है। जबकि ये कमेंट होता है स्कूल के लिए, फ्रेंच का वैसे लेट हो जाती है। वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहता था? तो वजह ये है, फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज हिज टीचर, क्योंकि उसके जो अध्यापक होते हैं एम हेमल, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था टू प्रिपेयर ए लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल्स पे एक लेसन तैयार करें। बट ही न्यू नथिंग अबाउट दैम, लेकिन फ्रेंच को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। लॉस्ट स्प्रिंग से है ये। हु वॉज साहिब, साहिब कौन था? एंड वॉट डिड ही डू, क्या किया उसने, क्या काम करता था वो? तो आंसर है साहिब वाज ए पुअर रैग पिकर बॉय, कचरा बीनने वाला, कचरा उठाने वाला एक गरीब लड़का होता है साहिब। साहिब का मतलब साहिब आलम, यूनिवर्स ऑफ ब्रह्मांड जिसे कहा गया है इस पाठ में। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ही वुड स्क्राउंज फॉर कॉइन्स, प्रत्येक सुबह वह गार्बेज डंप्स होते हैं, कूड़ा कचरा की डालने की जो स्थान है, जो जगह है, वहाँ पे उनके अंदर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें या कॉइन्स वगैरह वो स्क्राउंज किया करता था, ढूंढा करता था। अब जो लाइफ है रेग पिकर्स की सीमापुरी में, वो कैसी है उसको जानते हैं। सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली है राजधानी है, उसकी जो पेरीफ्री है यानी परिधि, सीमा हम अपन कहें, उसके अंदर ही सीमापुरी अवस्थित है। दोज हु लिव हियर आर स्कॉटर्स, जो यहाँ रहते हैं वो स्कॉटर्स हैं, अवैध रूप से यहाँ पे निवास करने वाले, जो कहाँ से आए हुए हैं, जो आए थे 1970 में बांग्लादेश से। नेचुरल डिजास्टर्स फोर्स्ड देम टू लीव देयर नेटिव लैंड,
प्राकृतिक जो डिजास्टर होती है, आपदा विपदा होती है, उन्होंने उनको अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। About 10,000 rag pickers live here in structures somewhat with roofs of tin tarpaulin. लगभग 10,000 जो कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ जिनकी छतें वो टिन से बनी हुई हैं, तिरपाल वगैरह है उन्होंने लगा रखे हैं, कच्चे घर अपन कहें। दे डू नॉट हैव सीवेज ड्रेनेज रनिंग वाटर, वहाँ पे जो मूल सुख सुविधाएं होती हैं उनका अभाव है, जिनमें रनिंग वाटर अपन कहें या सीवेज की समस्या कहें या ड्रेनेज वाटर की अपन कहें। ऑल्दो दे हैव नो आइडेंटिटी, कोई पहचान उनकी नहीं है। दे हैव राशन कार्ड्स, राशन कार्ड उनके पास है, एंड हैव देयर नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट, और वोटर्स लिस्ट में उनका नाम तक है। चिल्ड्रन ग्रो अप दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स, बच्चे इन जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे जो घर हैं उनके अंदर बड़े होते हैं। एंड चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर सर्वाइवल, और अस्तित्व कहने का मतलब जो आजीविका है, जीवन जीना जो है कहने का मतलब, उनके अंदर ही बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं। रेग पिकिंग इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब है आपको रेग पिकिंग करनी पड़ेगी, कूड़ा कचरा आपको उठाना पड़ेगा। वाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, किस लिए जानी जाती है फिरोजाबाद, किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इसके रूप में है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के रूप में प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, और एक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के व्यवसाय में संलग्न है। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं कई परिवारों की भट्टियों के पास काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास शीशे को जोड़ते हुए और उनसे चूड़ियाँ बनाते हुए। अब खतरों की बात करें तो खतरे तो होंगे ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में। तो मुख्य रूप से 2 खतरों की यहाँ पे बात की गई है बेंगल इंडस्ट्री में, वो है द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर्स, जो उच्च तापक्रम होता है उस पर उनको कार्य करना पड़ता है। ये कांच से पिघलेगा नहीं और उसको आकार नहीं दिया जा सकता, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ बैडली, और यह उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। द बिगेस्ट हेजार्ड, सबसे बड़ा जो हेजार्ड है द फेस, जिसे वे सामना करते हैं वो है द गो ब्लाइंड, वे अंधे हो जाते हैं। विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जब वो पॉलिश करते हैं ग्लास को चूड़ियों बनाने के लिए, तो उस डस्ट से वे अंधे तक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है? तो मुकेश बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है। ही वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, अपने जीवन में मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसके बाद में है वो है विलियम डगलस का है, डीप वाटर का है, क्या दुर्घटना होती है उसके बारे में वो बताते हैं। डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल पे जाता है, वह नो वन एल्स इज देयर, जहाँ कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वह वहाँ किसी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। ए स्टाउटली बिल्ट बॉय, अट्टा कट्टा सा एक लड़का आता है वहाँ, एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर, और उसको गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज मिस एडवेंचर डगलस स्पीक अबाउट विच ही नैरोली एस्केप्स डेथ, यह दुर्घटना जो विलियम डगलस बचा बताते हैं जिनमें वह बाल बाल बचे होते हैं मरने से, तो ये मिस एडवेंचर है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस को इंस्ट्रक्टर ने एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया? डगलस को पानी से डर लगता है। Douglas was scared of water. The instructor had to put in extra effort. अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा उनको एक कंप्लीट स्विमर बनाने के लिए। The instructor used a rope. उसने एक रस्सी का इस्तेमाल किया है, पुली, टू ट्रेन डगलस, एक घिरनी का इस्तेमाल उन्होंने किया ट्रेन करने के लिए डगलस को। He held on to the एंड ऑफ द रॉप, वह रस्सी का अंतिम छोर पकड़ते हैं। एंड मैड डगलस गो बैक
एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उन्हें पुल में इधर से उधर जाने के लिए कहते। Whenever the instructor relaxed his hold on the rope, जब वह रस्सी पे से अपनी पकड़ को ढीला छोड़ते, the author would get extremely frightened, जो ऑथर है विलियम डगलस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। द टेरर ऑफ वाटर बिगेन टू गेट डिमिनिश्ड विद इन 3 months, और धीरे धीरे मतलब 3 महीनों के अंदर जो डर होता है वह धीरे धीरे गायब होने लगता है। दैट इज़ हाउ द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस ए स्विमर, और इस तरह से डगलस को इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर बना दिया। वाई वॉज द YMCA पुल सेफ, YMCA पुल सेफ क्यों था? सेफ इसलिए था, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड, छिछला जो छोर है इसका, छिछला जो किनारा है, यानी एक किनारे पे ये काफ़ी उथला होता है, 2 या 3 फीट गहरा होता है, एंड 9 feet डीप एट दी अदर, और दूसरा जो किनारा होता है YMCA पुल का वो 9 फीट गहरा होता है। हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स कैसे बनाया करते थे? वॉज हिज बिजनेस प्रॉफिटेबल, क्या उनका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल था, लाभकारी था, फ़ायदेमंद था? द पेडलर मेड दी स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर फ्रॉम द मटेरियल विच ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं या बड़े बड़े जो फार्म है वहाँ भीख मांग करके वह उस मटेरियल को इकट्ठा किया करते थे, प्राप्त करते थे, और और उन वायर से वह छोटी छोटी रेड ट्रैप्स बनाते थे। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल तो नहीं था, इसलिए उनको निर्भर रहना पड़ता था भीख मांगने पे, और छोटी मोटी वो चोरी चकारी करते थे, जिन्हें पेटी थीवरी अपन कह सकते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला का है, देखिए। मिस एडला इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बड़ी लड़की होती है। शी लिव्स विद हर फादर, पिताजी के साथ ही रहती है। एज फॉर हर अपीयरेंस शी इज़ नॉट एट ऑल प्रेटी, ज़्यादा दिखने में सुंदर तो नहीं है, बट इनवार्डली, लेकिन भीतर मन से शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत सुंदर महिला है। शी इज़ वेरी मोडेस्ट, काफ़ी विनम्र है, काइंड दयालु है, उदार है, जनरस है। शी सक्सीडेड इन परसुएडिंग द पेडलर टू स्टे विद देम ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की संध्या पर वह पेडलर को मनाने में सफल हो जाती है। मिस एडला हैज़ ए डीप इंसाइट, एक उनकी अंतर्दृष्टि है, टू ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर, मानवीय जो साइकोलॉजी, मनुष्य ह्यूमन साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है, ये कह सकते हैं कि अच्छी समझ एडला को है। शी इजली अंडरस्टैंड, वह बड़ी आसानी से समझती है, दैट द पेडलर इज़ वेरी मच स्कैर्ड, कि पेडलर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। When her father wanted to expel the peddler from his house, जब उसके पिता पेडलर को घर से बाहर खदेड़ना चाहते, निकालना चाहते, इट वॉज एडला, ये एडला थी, हु डिड नॉट लेट हिम गो, जो उसे जाने नहीं देती है। सर जेनरस बिहेवियर ब्रिंग्स चेंज इन पेडलर, और इस प्रकार उसका उदार जो व्यवहार होता है, रवैया होता है, वह पेडलर में एक परिवर्तन ला देता है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, कहाँ से उसको ये विचार आया कि संसार एक चूहेदानी है। द पेडलर यूज्ड टू सेल रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स बेचा करता था, वो छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचा करता था। ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप फ्रॉम द रेड ट्रैप्स दैट ही सोल्ड, जो चूहेदानियाँ वो बेचता था उससे उसको ये आइडिया आया कि संसार एक चूहेदानी है। इक्वेट्स वर्डली अट्रैक्शंस में फिर समकक्ष करने की कोशिश करते हैं कि जो सांसारिक जो आकर्षण है टू बैट्स, उस चारे के बराबर है, जो जैसे कि अपन मान सकते हैं चीज़ हो सकता है, पोर्क सुअर का मांस होता है, सुअर का मांस होता है पोर्क, दैट वी पुट टू ट्रैप रैट्स, जिसे हम लगाते हैं चूहेदानी में ताकि जो रैट्स वगैरह चूहे वगैरह वो अट्रैक्ट हो आकर फंस जाएं, उसी तरह से हम हैं। तो सांसारिक आकर्षण से, आकर्षण अट्रैक्शन जो होते हैं कहने का मतलब, उससे हम अट्रैक्ट होते हैं और फंस जाते हैं। वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजुलेट, राजकुमार शुक्ला को रेजुलेट क्यों कहा गया है, दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया, दृढ़ प्रतिज्ञा क्यों कहा गया, इंडिगो से है ये। राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, वो चाहते हैं कि गांधी जी चंपारण आए। चंपारण बिहार में पड़ता है। गांधी जी वाज नॉट इन पोजीशन टू विजिट चंपारण इमीडिएटली, और तुरंत ही
चंपारण आने की स्थिति में नहीं थे गांधी जी। राजकुमार शुक्ला अकम्पनीड गांधी जी व्हेन एवर ही वेंट। जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ राजकुमार शुक्ला भी गए। एटलीस्ट गांधी जी वेंट विद हिम, अंत में गांधी जी उनके साथ गए। दैट इज़ वाई, और इसीलिए उनको रिजोल्यूट कहा गया है। अब कौन कौन सी जगह गांधी जी गए बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, शुक्ला जी के साथ पहली मुलाकात के बाद कौन कौन सी जगह पे गए? देखिए, गांधी जी विजिटेड कानपुर, कानपुर गए। हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद में गए। कलकत्ता गए, पटना गए, मुजफ्फरपुर बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद राजकुमार शुक्ला एट लखनऊ एंड हिज अराइवल एट चंपारण। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पुअर इन चंपारण टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम फियर? किस तरह से हेल्प की? देखिए, द पेजेंट्स इन चंपारण वर शेयर क्रॉपर। वो शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो किसान होते हैं चंपारण के, बटाईदार किसान होते हैं। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एन एग्रीमेंट विद देम। तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होते हैं उन्होंने उनसे एक समझौता किया हुआ था। द पेजेंट्स वर टू ग्रो इंडिगो। किसानों को इंडिगो उगानी पड़ेगी 3/20 पे, या हम कह सकते हैं 15% अपनी ज़मीन पे, ज़मीन के 15% पे। दे वर फोर्स टू गिव देयर होल इंडिगो क्रॉप एज रेंट टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं उनको रेंट के रूप में पूरी की पूरी इंडिगो फसल देनी पड़ेगी। विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, जब सिंथेटिक इंडिगो का एडवेंट हो गया, आगमन हो गया, एक तरह से आविष्कार हो गया, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द पेजेंट्स टू फ्री देम फ्रॉम द एग्रीमेंट। तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने जो किसान हैं उनको कंपनसेशन के लिए कहा। गांधी जी लेड देम इन देयर स्ट्रगल टू गेट देयर राइट्स। और गांधी जी ने नेतृत्व के संघर्ष में उनको अधिकारों को लेकर, और सक्सीडेड टू, और जीते भी, सफल भी हुए। आफ्टर दिस एपिसोड ऑफ 25% रिफंड ऑफ मनी। और इतना परसेंट रिफंड किया गया 25%। द फार्मर्स केम टू नो, किसानों को पता लगा दैट दे हैड राइट्स, कि उनके पास अधिकार है। दे आर डिफेंडर्स टू, उनके पास उनके रक्षक भी हैं। दे ऑल्सो लर्निड टू बिहेव करेजियसली, उन्होंने सीख लिया कि बहादुरी से सामना कैसे किया जाए। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर सो मच डिमोरलाइज्ड, काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हुए वो, दैट दे अबंडेंट देयर एस्टेट, उन्हें अपनी जागीरी छोड़नी पड़ी। विच वाज गिवन टू द पेजेंट, जो किसानों को दी गई। एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गायब हो गई, समाप्त हो गई। सुबह की बात करते हैं हम, जेमिनी स्टूडियो की पोएट और पैनकेक से है ये। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। एक जो सख्त जो हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, उसका पालन किया जाता था मेकअप रूप में, जेमिनी स्टूडियो के डिपार्टमेंट में। कौथमंगलम सुब्बू वाज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। उसे नंबर 2 माना जाता था सुब्बू को, बिकॉज ही वाज हाईली टैलेंटेड पर्सन। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, प्रतिभाशाली थे वो। ही हैड मल्टी फेस्ड पर्सनैलिटी, दोहरे मतलब कई गुना जिसका व्यक्तित्व हो, ऐसी पर्सनैलिटी उनकी थी। यानी बहुत सारे काम कर सकते थे वो। ही वॉज नेक्स्ट टू हिज बॉस, बॉस के करीबी। सुबह वॉज द मोस्ट सूटेबल मैन फॉर मेकिंग फिल्म्स, फिल्म बनाने के लिए सबसे सूटेबल आदमी था सुबह। ही वॉज एबल टू सजेस्ट ए नंबर ऑफ वेज फॉर शूटिंग ए सीन, एबल टू सजेस्ट ए नंबर ऑफ, बहुत सारे तरीके बता सकते थे एक ही सीन को शूट करने के। When the producer would say that he didn't know how to shoot a scene, जब प्रोड्यूसर कहता है कि वो उसे नहीं पता है सीन को शूट कैसे गया है, तो जो सुब्बू होता है, सॉरी, वो 4 तरीके बता सकता था। इफ़ द प्रोड्यूसर हैड एनी डाउट, यदि प्रोड्यूसर को कोई डाउट्स रहते थे, ही वुड कम आउट विद मोर मेथड्स, तो और अलग अलग जो मेथड होते थे वो सुब्बू बता सकता था। फिल्म मेकिंग वाज वेरी इजी फॉर सुब्बू, सुब्बू के लिए फिल्म बनाना आसान था। ही गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन कर सकता था, वो दे सकता था डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन डेज। तो इसके जो स्वर्णिम साल थे, स्वर्णिम जो ईयर होते हैं स्टूडियो के, तो एक अच्छी खासी डेफिनेशन हमें मिलती है, वो सुब्बू से मिलती है।
ऑल्सो ही वॉज ए सक्सेसफुल एक्टर, एक सफल एक्टर वो था। ही नेवर एस्पायर्ड फॉर लीड रोल्स, उसने कभी नहीं चाहा कि उसे मुख्य भूमिका वाले रोल मिले। ही ऑलवेज परफॉर्म्ड बेटर देन मेन प्लेयर्स, जो मुख्य प्लेयर्स होते हैं उनसे काफ़ी बेहतर वो परफॉर्मेंस दिया करता था हमेशा। सो ही वॉज वेरी पॉपुलर देयर, इसलिए वह जेमिनी स्टूडियो में बहुत पॉपुलर था। वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो कौन होता है? एस वासन होते हैं जो बॉस होते हैं जेमिनी स्टूडियो के। पैनकेक क्या होता है और जेमिनी स्टूडियो इसे क्यों खरीदता था इतनी तादाद में? पैनकेक जो ब्रांड नेम है, मेकअप मटेरियल है और लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता था जेमिनी स्टूडियो द्वारा। हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, कौन था वो जो विजिटर था इंग्लिश, सॉरी जेमिनी स्टूडियो में इंग्लिश विजिटर कौन था? तो स्टीफन स्पेंडर होते हैं वो। पोइट होते हैं, एसेइस्ट होते हैं, एडिटोरियल सॉरी एडिटर हैं ब्रिटिश पेरियोडिकल के दी एनकाउंटर के। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नोवेल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज की सफलता का कारण क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ नोवेल, वेरी सीरियस नोवेल है और इट इज़ ए डिटेक्टिव यान एट वन लेवल, जो जासूसी वाली जो कहानी होती ताना बाना होता है इसका ये होता है। और इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स की इसमें बात आती है, थियोलॉजी की बात आती है, मिडिवल हिस्ट्री की बात होती है। इको सेज अम्बर्टो इको दैट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, जो जर्नलिस्ट हैं या पब्लिशर है उनका मानना है दैट पीपल लाइक ट्रेस, क्योंकि लोग किसको पसंद करते हैं? ट्रैश को, कचरे को। एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और वो पसंद नहीं करते कि जो डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको पसंद नहीं करते। बट दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ नॉवल, लेकिन ये उस प्रकार का नॉवल नहीं था। ही सेज, वो कहते हैं, माई अमेरिकन पब्लिशर डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री व्हेन नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लेटन, कि अमेरिकन पब्लिशर ने ये उम्मीद नहीं की थी कि 3000 से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बिक जाएंगी उस शहर में जहाँ पे किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा और किसी ने लैटिन नहीं पढ़ी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3000 कॉपीज़, तो मुझे एडवांस दिया गया 3000 कॉपीज़ के लिए। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियंस इन द यूएस, लेकिन इसकी जो कॉपी बिकी वो 2 से 3 मिलियन कॉपी बिकी यूएस के अंदर। इकोसेज को कहते हैं, आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 ईयर्स अर्ली और 10 ईयर्स लेटर, यदि मैंने यह नॉवल 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखा, इट वुडेंट हैव बीन द सेम, तो यह वैसा नहीं होता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम, इसने ऐसा काम किया उस वक्त, ये क्या है? एक मिस्ट्री है। वाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ पे, साक्षात्कार पे जो पॉजिटिव व्यूज़ हैं वो क्या है? देखिए, पहले अपन पॉइंट की बात करें, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म एन इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, सबसे ऊंची जो फॉर्म इसकी यही है कि ये एक सच्चाई जानने का अच्छा स्रोत है। एंड इट्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस की बात करें, यह अपने आप में एक आर्ट है, कला है। इट इज़ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सर्वश्रेष्ठ जो सेवा का जो माध्यम है बातचीत का, जो कम्युनिकेशन का, वो इंटरव्यू है। रूडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू से डिसलाइक क्यों किया कि उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाए? तो फॉर किपलिंग एन इंटरव्यू वाज इमोरल, है अनैतिक है। इट वाज ए क्राइम, एक क्राइम है, अपराध है। अजोल्ट, हमला है, एक ऑफेंस है। दैट डिजर्व्स दैट डिजर्व्स पनिशमेंट, जो किसको डिजर्व करते हैं? पनिशमेंट को। इसलिए रुडियार्ड किपलिंग डिसलाइक करते हैं कि इंटरव्यू लिया जाए। रुडियार्ड किपलिंग की जो है जंगल बुक काफ़ी फेवरेट है, जंगल बुक, मोगली जो कैरेक्टर होता है जिसमें। वाट अकॉर्डिंग टू सम पीपल आर द डिमेरिट्स ऑफ एन इंटरव्यू, अवगुण क्या है इसके, डिमेरिट्स क्या है, खामियां क्या है? सेलिब्रिटीज परसीव देमसेल्व्स एज विक्टिम ऑफ द इंटरव्यू, सेलिब्रिटी अपने आप को क्या मानते हैं कि वो इंटरव्यू के शिकार हैं। फॉर देम द इंटरव्यू इज ए क्राइम एंड असॉल्ट फॉर देम, इंटरव्यू एक क्राइम है, एक हमला है उनके ऊपर।
सोफ़ी एंड जेंसी वर गोइंग प्लेसेस से है, ये क्लासमेट्स होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं। तो क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में जो कहानी में दिखाया गया है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है सोफ़ी लिव इन फैंटेसी, फैंटेसी में रहती है, एक फेरी लैंड पे वो है। बट जेंसी वाज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल गर्ल होती है, व्यवहारिक लड़की होती है। जबकि सोफ़ी होती है वो कल्पना में रहती है, दीवा स्वप्न में रहती है। जेंसी समझती है द रियलिटी ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार की वास्तविकता समझती है। सोफ़ी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए बुटीक, जबकि सोफ़ी है वो चाहती है उसके पास एक बुटीक हो। वाइल जेंसी न्यू दैट इट वुड नीड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि फैशनेबल जो कपड़ों की दुकान होती है, बुटीक होती है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। सोफ़ी वांटेड टू बिकम ए मैनेजर टू अर्न मनी, सोफ़ी एक मैनेजर बनना चाहती है पैसे कमाने के लिए। बट जेंसी न्यू दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू बिकम ए मैनेजर डायरेक्टली, क्योंकि सीधे मैनेजर बनना आसान नहीं है, जानती है जेंसी। अगली बात है सोफ़ी वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, सोफ़ी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। वाइल जेंसी रियलाइज्ड दैट, जबकि जेंसी को रियलाइज़ होता है दैट इट नीडेड मोर क्वालिटीज़, कि इसमें बहुत सम क्वालिटीज़ की आवश्यकता होगी, कुछ गुणों की आवश्यकता होगी। एंड हर फादर वुड नॉट परमिट दिस, और उसके पिता उसका परमिशन नहीं देंगे। जेंसी न्यू दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री, दोनों जानती हैं कि उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। सोफ़ी वॉज एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, एंड रिजोर्टेड टू टेलिंग लाइज, और उसे इन ऑर्डर दैट, और उसे क्या करना पड़ता है, झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ता है, झूठ बोलती है वो। डैनी कैसी की बात भी वो झूठ बोलती है। दैट शी माइट ऑक्यूपाई टॉप रैंक इन द सोशल लेडर वाइल जेंसी, ताकि वो समाज में एक झूठी जो पोजीशन है, टॉप रैंक है, उसको प्राप्त कर सके। जबकि जेंसी ऐसी चीज़ों में यकीन नहीं करती है। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, तो कौन सी कंट्री के लिए डैनी कैसी खेलता है, तो वो खेलता है आयरलैंड के लिए खेलता है। जॉफ और डरे कौन होते हैं, देखिए। जॉफ इज सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफी का बड़ा भाई है। वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे, प्रतिदिन काम के सिलसिले में आया जाया करता है फार साइड ऑफ द सिटी। जो लिटिल डेरेक है वो सोफ़ी का छोटा भाई है। ही सेज, सोफ़ी वह कहता है सोफ़ी के बारे में, सी थिंग्स, कि उसे लगता है कि पैसा है वो पेड़ों पे लगता है। ऐसे ही वो बात अपने पिताजी को कहता है कि दीदी ऐसा विचार रखती है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। तो अभी अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में कि दोनों के दोनों कहाँ काम करने वाले, स्कूल छोड़ने के बाद में बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन अपने तैयार किए हैं बोर्ड परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे।